आज हम लोग क्लास 11 में फलन पढ़ेंगे, फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोग संबंध पढ़े थे और प्रश्नावली 2.2 को हम लोग हल किए थे संबंध के परिभाषा से। उसी तरह यहाँ पर हम लोग अब फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में क्या क्या होता है वो सारा जानेंगे। पहले हम लोग चलते हैं फंक्शन की परिभाषा पर। ये फंक्शन आपको दिया गया है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक ऐसा संबंध। ये भी ध्यान रखिएगा कि फलन भी जो होता है वो एक संबंध ही होता है, इसलिए याद रखिएगा कि संबंध पर ही परिभाषित होता है फलन। समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक संबंध एफ जो है एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए, उसमें दो समुच्चय होते हैं, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में अलग अलग हो। ठीक है, और प्रतिबिंब के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक वृत्त ले लेते हैं, एक और वृत्त यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको समुच्चय ए और इसको समुच्चय बी कर देते हैं। और मान लीजिए कि ए बराबर हम ले ले हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और बी बराबर यदि हम ले लेते हैं ए बी सी और डी, तो ऐसे हम लोग इसमें दर्शाएंगे और बी में हम लोग लिख देंगे बी वाले समुच्चय का। ठीक है, तो यदि हमको 1 से ए मिल रहा है प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब बी मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब सी मिल रहा है, 4 का प्रतिबिंब डी मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 का प्रतिबिंब ए है, पीछे संबंध में आप लोग को हम बता चुके हैं। 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है और 4 का प्रतिबिंब डी है। उल्टा पढ़ेंगे तो ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 है और डी का पूर्व प्रतिबिंब 4। प्रतिबिंब मतलब इमेज, पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज। याद रखिएगा 1 का इमेज ए है और ए का प्री इमेज 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ये दिया गया है इसको हम लोग फंक्शन में ऐसे मिला करके यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं, तो ये फलन होता है। और यहाँ पर हम लोग एक बराबर लिख सकते हैं, देखिए ऐसे मिलेगा हमको 1a, ठीक है, फिर उसके बाद मिलेगा 2b, फिर उसके बाद मिलेगा 3c, फिर उसके बाद मिलेगा 4d। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को यह ध्यान देना है कि परिभाषा के अनुसार तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें अलग अलग ही है, भिन्न भिन्न ही है। इसका मतलब कि इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब इसमें 2 नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम ए को बी से भी मिला देते तो ये फलन नहीं होता, ये फलन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक का 2 प्रतिबिंब इसमें है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। और ध्यान देना है कि इसके अवयव के सभी अवयव का प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको तो हम अभी हटा देते हैं, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, इसमें 4 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है तो भी ये फलन नहीं होगा। इसलिए याद रखना है कि फलन तभी होगा जब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें मिल रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फलन एफ है वो फलन है, यानी ये संबंध जो दर्शाया गया है वो फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से डी को हम दर्शा देते हैं। यहाँ पर तो इस परिभाषा के अनुसार ये हो गया। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, देखिए नीचे दिया गया है कि यदि आपका क्वेश्चन इस रूप में दिया गया हो और बोल रहा हो कि चेक कीजिए कि ये फलन है कि नहीं, तो उसके लिए ये हम लोग प्रयोग करेंगे कि ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि संबंध ए का प्रांत ए है। ध्यान दीजिएगा, संबंध एफ का प्रांत ए होना चाहिए, यानी कि समुच्चय ए का टोटल अवयव मिलना चाहिए उसके प्रांत में। ध्यान रखिएगा। और ए के किसी भी 2 भिन्न क्रमित युग्मों का प्रथम घटक समान नहीं है। इसमें जितने क्रमित युग्म हैं आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक कार्टेशियन पेयर जितने भी लिखे गए हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट मिलाइए, 1 है 2 है 3 है 4 है, सारे भिन्न भिन्न हैं। तो सारे भिन्न भिन्न है तो ये फलन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी उदाहरण को ऊपर वाला को हम लिख देते हैं। देखिए 1a 2b 3c और 4d। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे कि चूंकि एफ के प्रत्येक क्रमित युग्मों के प्रथम घटक भिन्न भिन्न है। ठीक है, प्रथम घटक भिन्न भिन्न है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि एफ एक फलन है। इसलिए लिखेंगे एफ एक फलन है। ठीक है,
ये चीज याद रखना है हम लोगों को। एफ एक फलन होगा कब? जब उसके सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक भिन्न भिन्न होंगे तो ये एक फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 1a दिया है, यहाँ पर भी दिया रहता 1b, तो हम लोग लिखते कि f के प्रत्येक क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए f एक फलन नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके से, या तो आप किरण आरेख, इसको बोलते हैं हम लोग किरण आरेख, और इसको बोलते हैं हम लोग जैसे संबंध दिया गया है, रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर फंक्शन हमको दिखाया गया है। यहाँ पर क्रमित युग्म इसको बोलेंगे, यानी क्रमित युग्म के रूप में यदि दिया गया है तो आप लोग इस परिभाषा के अनुसार देखेंगे। और यदि आप लोग इसको भी आप लोग किरण आरेख खींच करके भी विजिबल हो जाता है। किरण आरेख जब हम लोग खींचते हैं तो विजिबल हो जाता है कि किसका प्रतिबिंब है किसका नहीं है। हम लोग डायरेक्ट देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये फलन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यू फंक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग कोई भी मान रखेंगे तो उसका मान जो प्राप्त होगा, वो एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या के मतलब परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी प्राप्त हो तो वैसी संख्या को हम लोग वास्तविक मान फलन कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, ऐसा फलन जिसका परिसर के मतलब जो हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त हो, यही परिसर होता है। पीछे हम लोग बता चुके हैं आप लोग को, परिसर यही होता है, यानी कि जिसका परिसर, यानी कि जो मान प्राप्त होता है वो मान यदि वो वास्तविक संख्या से है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वास्तविक मान फलन है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे फलन fx बराबर हम लोग लिख देते हैं 2x + 1, ठीक है। और इसमें x का कोई भी मान आप रखिए, कोई भी मान, जैसे मान लीजिए तथा लिख देते हैं यहाँ पर कि फंक्शन जो है वो n to n में है, ठीक है। तो n to n का मतलब क्या हुआ? पीछे आप लोग को बता चुके हैं कि n जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन है, यहाँ पर f such that n to n इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई फलन f प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में एक फलन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं f such that n to n। इसका मतलब कि ये जो फलन f है उसको वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में है, ठीक है। यानी कि ये n जो हुआ उसका डोमेन हुआ, यानी प्रांत, और ये जो हुआ उसका रेंज हुआ या को डोमेन हुआ। ध्यान दीजिए कि इसी से हमको रेंज प्राप्त होगा और को डोमेन दोनों प्राप्त होता है। परिभाषा आप लोग को लिखवा चुके हैं परिसर और सह प्रांत का, तो वही ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि 1 लिखते हैं, n है, प्रांत से हम लोग मान रखते हैं। कभी भी हम लोग इस फंक्शन में x की जगह जब मान रखेंगे तो हम लोग इस प्रांत का रखेंगे, इसका नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 1 + 1 = 3। 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसी में रखेंगे 2 × 2 + 1 = 5। फिर उसके बाद 3 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 × 3 + 1 = 7। ऐसे चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 5, 7 है, कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, यानी कि इसके प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन वो प्राकृत संख्या किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये वास्तविक मान फलन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए परिसर क्या हमको मिल रहा है? हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर कि 3, 5, 7 डॉट कर देंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को आगे भी मिलेगा। और ये जो परिसर है, क्या ये उपसमुच्चय है R का? R का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो उस वास्तविक संख्या में ये संख्या भी तो मिलेगा ना, तो मिलेगा तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। वही यहाँ पर दिया गया है कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा या कोई उपसमुच्चय होगा तो हम लोग उसे वास्तविक मान फलन कहेंगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि f(x) एक वास्तविक मान फलन है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक मान फलन क्या है। अब याद रखना है आप लोग को, किसी भी फलन में हम लोग कोई भी मान रखेंगे और यदि कुछ भी रिजल्ट मिल रहा है लेकिन अंक के रूप में मिल रहा है, भले वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, परिमेय में ही सारी संख्या आती है, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारे परिमेय में आते हैं। अपरिमेय में केवल अपरिमेय आता है। तो परिमेय और अपरिमेय कुछ भी यदि यहाँ पर मिल रहा है, इसी परिसर की बात कर रहा है, यही आपका परिसर हुआ। बोल रहा है ना कि परिसर, तो वो परिसर आपका यही हुआ। जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो परिसर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको रिजल्ट देखना है कि वास्तविक संख्या मिल रहा है कि नहीं। यदि मिलेगा तो उसे हम लोग वास्तविक मान फलन कहेंगे।
ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ फलन और उसके आलेख, यानी कि फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें देखिए हम लोग को पहला फंक्शंस दिया गया है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है समझ जाइए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग उस फंक्शन में जो मान रखते हैं वही मान प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा हमको परिसर में, यानी कि रेंज में। 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा। इस स्थिति में वो जो फंक्शन होगा वो तत्समक फलन होगा। इसका परिभाषा देखिए क्या दिया गया है कि माना कि R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और y बराबर fx कोई फंक्शन आपको दिया गया है, तो प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ R द्वारा, यानी कि R के प्रत्येक मान के लिए वो परिभाषित वास्तविक मान फलन f सब्जेक्ट R द्वारा है, यानी कि उसमें R रखेंगे हमको R ही प्राप्त होगा। इस स्थिति में फलन जो होता है वो तत्समक कहलाता है। और इसका प्रांत, तत्समक फलन का प्रांत R होता है और परिसर भी R ही होता है। देखिए प्रांत R लिखा गया है और परिसर R होता है, याद रखना है आप लोग को। यानी कि जो मान हम लोग रखते हैं वही मान प्राप्त हो जाता है, तो R रखेंगे तो R ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रांत R और परिसर R होगा। और इसका आलेख जो है वो एक सरल रेखा बनती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको fx बराबर x दिया गया है, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन हम लोग ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। एक सब्जेक्ट R2R है, यानी कि इसमें हम लोग R रखेंगे और R ही मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि R तो दोनों ओर से इंफिनिटी होता है, तो ऊपर इंफिनिटी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए -2 रख रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा -2, -1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा -1, 0 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 0, 1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 1, 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 2, यानी नीचे से भी इंफिनिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि R जो होता है वो दोनों ओर से इंफिनिटी होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मान हम रख रहे हैं वही मान हमको इसमें मिल रहा है। ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका ध्यान देना है यहाँ पर कि प्रांत और परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो मान हम लोग इसमें रखे हैं वो हमारा प्रांत है, और जो मान इसमें हम लोग इधर प्राप्त हो रहा है वो हमारा परिसर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रांत इसका क्या है और परिसर क्या है। इसका हम लोग यदि आलेख खींचेंगे तो देखिए कैसा आलेख मिल रहा है। हम लोग इसका आलेख यहीं पर बना देते हैं, -1 -2 1 2 0 1 2, फिर यहाँ पर हम x अक्ष कर देंगे, यहाँ पर हम y अक्ष कर देंगे, यहाँ पर y का प्रतिबिंब हो जाएगा, ये x का प्रतिबिंब हो जाएगा, ये -1 -2। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये दर्शाइए। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, इसलिए f बराबर डॉट डॉट कर देंगे, फिर लिखेंगे -2 -2, फिर उसके बाद -1 -1, यानी हम बिंदु तैयार कर लेंगे 0 0 1 2 और 2 2 करके इसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु को दर्शाएंगे तो देखिए -2 और -2 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद -1 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद 1 1 और 1 के सामने है, फिर उसके बाद 2 2। ठीक है, इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो देखिए एक रेखा बनेगा, सरल रेखीय। ठीक है, और सरल रेखीय देख लीजिए कि वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो क्या मिल रहा है, इसका आलेख अभी जो हम लोग लिखे थे, इसका आलेख सरल रेखा से होता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, दूसरा फलन है अचर फलन। अचर फलन का मतलब यह होता है कि fx बराबर हम लोग को दिया गया हो कि कोई मान दिया गया हो अंक में, ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ भी मान रखेंगे प्रांत से तो वो कभी बदलेगा नहीं, वही मान प्राप्त होता है। ऐसे फलन को हम लोग अचर फलन कहते हैं। जैसे y बराबर fx बराबर c है, तो जहाँ c एक अचर फलन है तो प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ R द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन f सब्जेक्ट R2R है, तो अचर फलन कहलाता है। और इसका प्रांत R होता है, लेकिन परिसर केवल c ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो अचर है, कभी बदलेगा नहीं। और इसका आलेख जो होता है वो x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। जैसे इसका भी एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, ध्यान दीजिएगा, तो 5 अचर फलन हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे द्वारा परिभाषित फलन, यही जो हमको परिभाषा में दिया गया है उसी के अनुसार हम ले लेते हैं। परिभाषित फलन f सब्जेक्ट R2R है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब ऊपर से भी इंफिनिटी होता है R, तो -2 रखेंगे इसमें,
-2 रखेंगे तो इसमें x है कि -2 रख पाएंगे, नहीं है, तो 5 ही मिलेगा। -1 रखेंगे तो 5 ही मिलेगा, 0 रखेंगे तो 5 ही मिलेगा, 1 रखेंगे तो भी 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी 5 मिलेगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में ये 5 ही प्राप्त हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बराबर क्या लिखेंगे बताइए, नोट आउट कर देंगे, क्या लिखेंगे, -2 5, -1 5, 0 5, फिर 1 5, फिर उसके बाद 2 5, ठीक है। ऐसा हमको एक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग परिसर को ही हम लोग बोलते हैं, परिसर यही है जो रिजल्ट है, इसी को हम लोग परिसर बोलते हैं। और परिसर आप देखिए केवल 5 मिला है, परिभाषा में हम लोग को C दिया गया था तो परिसर C हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग का परिसर क्या मिलेगा, केवल 5। C की जगह हम 5 लिख देंगे तो इसका परिसर हमको प्राप्त हो जाएगा। परिसर इसका हम लोग लिख सकते हैं कि परिसर बराबर हमको मिल गया केवल 5। और देखिए प्रांत, इसका प्रांत का मतलब जो हम लोग मान रखते हैं, देखिए प्रांत का मान तो R है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रांत R है, ठीक है। और परिसर आपका हो गया वही। अब इसका आलेख देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये हम एक अक्ष खींच दिए, ठीक है, 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 जितना जरूरत है उतना ही ले लेंगे, ठीक है। हमारा है फंक्शन fx बराबर 5। fx बराबर 5 का मतलब y बराबर fx लिखते हैं हम लोग, देखिए तो y बराबर fx, तो fx बराबर 5 का मतलब हो गया y बराबर 5। fx को हमेशा y मानेंगे, याद रखिएगा। तो y को देखिए, y पर 5 कहाँ है, यहाँ है। इस पर हम लोग ऐसे आलेख खींचेंगे तो यही ना मिलेगा, देखिए जैसे देखिए -2 5 यहाँ पर मिलेगा, -1 5 यहाँ पर मिलेगा, 0 5 यहाँ पर मिलेगा, 1 5 यहाँ पर मिलेगा, 2 5 यहाँ पर मिलेगा। देख रहे हैं कि एक ही रेखा पर मिल रहा है, यानी कि ये जो रेखा है वो एक अक्ष के समांतर है। ये एक अक्ष है मेरा, ये y अक्ष हुआ, ठीक है। तो एक अक्ष के समांतर हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। ये हम लोग पहले से परिचित हैं इसके बारे में, पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है। इसमें दिया है कि बहुपदीय फलन कहलाता है यदि प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ r के लिए y बराबर, देखिए बहुपदीय फलन का n पावर तक दिया गया है इसमें, a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x की वजह से बढ़ते बढ़ते an(x to the power n) तक जाएगा, जहां n जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव पूर्णांक होगा, इंटीजर। और a0 a1 an क्या है, वो r का ही एलिमेंट है, यानी कि कोई अंक होगा, ठीक है। इस स्थिति में यदि हम लोग यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, तो ये ध्यान देना है कि बहुपदीय फलन में रैखिक फलन भी होता है, द्विघाती भी होता है, त्रिघाती भी होता है, चतुर्थघाती होता है, सबका प्रांत अलग परिसर अलग होता है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक आध दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रैखिक फलन का यदि हम लोग आलेख खींचते हैं, रैखिक फलन के पीछे एक उदाहरण भी आपको दिखाए, 2x + 1 fx बराबर 2x + 1 उसमें रखे थे, तो हम लोग देखें कि r रख रहे थे तो r ही प्राप्त हो रहा था। तो वैसे फंक्शन का हम लोग को प्रांत r और परिसर भी r होगा, लेकिन पूरा r प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम लोग 2x + 1 में 1 रखे थे तो क्या मिला था 3, 2 रखे थे तो 5 मिला था, यानी कि 2 और 5 के बीच का तो अंक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में पूरा r हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि fx बराबर हम लोग x² ले रहे हैं, द्विघातीय फलन यदि ले रहे हैं, द्विघातीय बहुपद यदि ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमको क्या प्राप्त होगा, द्वारा परिभाषित फलन हम यहाँ पर लिख देते हैं, परिभाषित फलन x r2r है, जो परिभाषा में दिया है वही लिख रहे हैं r2r। तो इस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए -2 रखेंगे तो -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1 के स्क्वायर बराबर 1, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 के स्क्वायर बराबर 0, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 के स्क्वायर बराबर 1, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 के स्क्वायर बराबर 4। इतना पर भी हम लोग समझ जाएंगे क्या हमको दिया गया है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि x बराबर हमको क्या मिलेगा -2 4, -1 1, 0 0, 1 1 और 2 4, यानी इतना हमको मिल रहा है। ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है, इतना मिल रहा है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं इसका परिसर है केवल धनात्मक है, ध्यान देना है।
तो इसका यदि हम लोग आलेख खींचेंगे तो कैसा आलेख मिलेगा ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कैसे मिलता है। -1 -2 1 2 फिर 1 2 3, इसको 3 4 भी कर दीजिए, 4 तक है इसमें, और -1 -2 कर देते हैं। चलिए पहला बिंदु दर्शाते हैं -2 4, -2 पर 4 यहाँ पर आ जाएंगे, फिर -1 पर 1 है, 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 4 है। तो इसको आप मिलाइएगा, देखिए मिलाइए तो कैसे बन रहा है, देखिए देख लीजिए परवलय के आकार का बन रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो U के आकार का बन रहा है, और इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत तो R होगा, लेकिन परिसर हम लोग देख रहे हैं, लिख देंगे x such that x greater than equal to 0 और x एलिमेंट ऑफ R, यानी कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव संख्याएं ही प्राप्त हो रही है, लेकिन वो जो x है वो R का ही सदस्य है। तो द्विघात का ये आपका प्रांत और परिसर होगा। त्रिघात का जैसे मान लीजिए आलेख हम लोग खींचते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आलेख को समझा देते हैं केवल। त्रिघात का आलेख खींचेगा तो ऐसे और ऐसे मिलेगा, ये त्रिघात का आलेख है, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिघात के आलेख के लिए प्रांत आपका क्या होगा, आदि होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द रखेंगे, और उसका परिसर क्या होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात में माइनस जब रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x क्यूब रहेगा तो -2 के पावर 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -8, उसमें ऋणात्मक का ऋणात्मक और धनात्मक का धनात्मक मिलेगा, उसमें सारी संख्याएं प्राप्त तो होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी संख्याएं प्राप्त होगी, लेकिन सभी संख्या लगातार हमको नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति में भी हम लोग उसका प्रांत हम लोग यहाँ पर उसी के अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर द्विघात के लिए किए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पावर होते हैं, सबका अलग अलग प्रांत और परिसर होता है, ध्यान देना। परिमेय फलन, इस नाम से भी हम लोग पहले से परिचित हैं। परिमेय फलन के मतलब जो p by q के रूप में हो, तो इसमें p और q दोनों बहुपद होता है, यानी कि fx और gx दोनों प्रकार का फलन जो होता है वो fx और gx के प्रांत x के परिभाषित बहुपदीय फलन है, यानी कि ये भी बहुपदीय फलन है, ये भी बहुपदीय फलन है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा, अंश भी और हर भी, और gx नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसे हम लोग परिमेय फलन के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि 1 by x, अब ध्यान दीजिए कि fx बराबर ये 1 by x, fx बराबर ये 1 by x जो हम लोग लिख रहे हैं, क्या ये बहुपदीय फलन है? हाँ है। ऊपर वाला कौन सा फलन है? अचर फलन। और नीचे वाला कौन सा फलन है? बहुपदीय फलन, रैखिक फलन है। तो ऐसे फलन का भी हम लोग आलेख खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं -2, तो हमको क्या मिलेगा, -1/2। f-1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -1। f0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 कर देंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फिर 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 1 हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संख्याएं हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है, और जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इंफिनिटी तक भी है। इसलिए ऐसे फलन का जब हम लोग आलेख खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, देख लीजिए, ये 0 -1 -2 हो गया, ये x हो गया, ये x y और y का प्रतिबिंब, ये 1 2 कर दीजिए, फिर -1 -2 कर देते हैं, ठीक है। छोटा आलेख में हम बना लेंगे, हमको समझना है केवल क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को जो एक प्राप्त हो रहा है, -2 पर -1/2 प्राप्त हो रहा है, तो -2 पर -1/2 का मतलब यहाँ पर आएगा 0 और -1 के बीच में 0.5 होता है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 पर देखिए -1 मिल रहा है, -1 पर देखिए यहाँ पर -1 आ जाएगा, यानी कि ये आलेख। और देखिए 0 पर इंफिनिटी आया, 0 पर इंफिनिटी का मतलब इधर ऐसे जाएगा, इसका आलेख ऐसे जाएगा, इधर की तरफ मुड़ते हुए जाएगा। उसी तरह पॉजिटिव में f1 का 1 हो जाएगा, f2 पर 1/2 है, देख लीजिए, तो 1/2 पर इधर इसके 0 और 1 के बीच में है, तो इसका आलेख ऐसे होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय फलन का आलेख। हम लोग अब अगला पढ़ेंगे, और ध्यान दीजिए इसमें इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। तो प्रांत में आप लोग जो देख रहे हैं सारा अंक रखे हैं, तो प्रांत तो r ही होगा, और परिसर में आपको जो संख्याएं मिल रही है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं x
एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि आर का ही ये सारा सदस्य है। तो ध्यान देना है, जिस जो फलन होगा, जैसा हम लोग को उसका रिजल्ट प्राप्त होगा, उसी रिजल्ट के हिसाब से हम लोग परिसर लिख देंगे। और जो हम रखेंगे, जैसे यहाँ पर f such that r to r पर हम लोग लिए हैं, यदि f such that n to n होता तो प्रांत मेरा n होता और परिसर जो प्राप्त होता उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर, मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन। मापांक का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं पीछे निरपेक्ष मान, पीछे क्लासों में 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं निरपेक्ष मान। उसी निरपेक्ष मान को यहाँ पर हम लोग मापांक फलन के रूप में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव संख्या का निरपेक्ष मान पॉजिटिव होता है और नेगेटिव संख्या का भी निरपेक्ष मान पॉजिटिव ही होता है। उसी तरह यहाँ पर फंक्शन में भी होता है। मापांक को हम लोग ऐसे x, दोनों लाइन के बीच में हम लोग x को लिख देते हैं, ये मापांक हो गया। इसी को मापांक पढ़ा जाता है, मापांक में x है तो fx बराबर मापांक ऑफ x पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ r द्वारा परिभाषित फलन f such that r to r मापांक फलन कहलाता है। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि x 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, यानी कि सभी धनात्मक संख्याओं के लिए धनात्मक प्राप्त होगा और सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी कि उसमें ऋणात्मक से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम लोग फंक्शन लिए हैं fx बराबर, इसी को ले लेते हैं fx बराबर मापांक में x, और f such that r to r पर हम लोग निकालते हैं। तो जैसे -2 रखेंगे, इसमें -2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना कि x लेस देन 0 के लिए, यानी कि यदि x 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो तो x माइनस x निकलेगा, यानी कि इस x में माइनस से गुणा हो जाएगा। तो हमारा x क्या है? -2, और इसमें हम -2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +2। ध्यान रखिएगा। उसी तरह इससे -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा -1 इक्वल टू 1। 0 रखेंगे तो 0 तो दोनों चिन्ह को रखता है तो बराबर 0 लिख देंगे। 1 रखेंगे तो 1 के लिए देख लीजिए ऊपर क्या दिया है, ये 1 जो है हमारा x, ये ग्रेटर देन 0 है तो उसका x मिलेगा, यानी कि जो इसमें है वही निकाल देंगे बाहर। f2 रहेगा तो क्या मिलेगा? 2। आप लोग बखूबी देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी धनात्मक संख्या, जितने भी धनात्मक संख्या है उसका वही प्रतिबिंब मिल रहा है, धनात्मक ही, और ऋणात्मक का भी धनात्मक हो जा रहा है। देख लीजिए -2 का 2 मिल गया है और -1 का 1। तो इस स्थिति में हम लोग fx बराबर क्या लिख सकते हैं? जैसे आलेख हम लोग को खींचना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? -2 2 -1 1 0 0 1 1 फिर 2 2, ऐसे डाउनलोड कर देंगे। इसका आलेख हम लोग खींचेंगे, कैसे मिलेगा देख लीजिए, यहीं पर खींच देते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा ये x अक्ष y अक्ष -1 -2 1 2 1 2 -1 -2। ठीक है, चलिए बिंदु दर्शाइए ये -2 पर 2 यहाँ आ जाइए। -2 पर 2 के सामने -1 पर 1 है, 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे देखिए तो कैसे मिलेगा? ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आलेख हमको प्राप्त हो रहा है किसका? मापांक फलन का। दोनों धनात्मक में भी ऋणात्मक में भी दोनों सेम बिंदु से होकर जाता है, भले चिन्ह उसका बदल गया हो लेकिन एक ही बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ध्यान देना है, दोनों ओर होगा। और इसका प्रांत हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्रांत तो हम लोग को मिलेगा r, और परिसर क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, परिसर क्या मिलेगा? हम लोग देख रहे हैं परिसर -2 पर 2 मिल रहा है, -1 पर 1 मिल रहा है, यानी कि ऋणात्मक का भी धनात्मक हो जा रहा है। तो परिसर क्या होगा? r+। r+ का मतलब धनात्मक जो वास्तविक संख्या होगा वो धनात्मक हो जाएगी, यानी कि परिसर में r+ मिलेगा। ठीक है, इसका आलेख आप लोग देखिए। चलिए चिन्ह फलन, चिन्ह फलन का मतलब होता है साइन फंक्शन। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें 3 ही पॉइंट होते हैं और 3 ही केवल प्रतिबिंब होता है इसमें। ठीक है, प्रांत में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, उस फंक्शन में कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट प्राप्त होगा तो केवल 1 0 और -1 प्राप्त होगा। 1 कब प्राप्त होगा? जब सारी धनात्मक संख्याओं के लिए एक ही प्रतिबिंब मिलेगा 1, 0 के लिए 0 मिलेगा, और 0 से छोटी यानी कि सभी नेगेटिव संख्याओं के लिए हमको केवल एक ही प्रतिबिंब मिलेगा -1। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं fx बराबर x, तो हम f such that r to r पर ही कर रहे हैं। तो -2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। तो हमको क्या प्राप्त होगा? -2 के लिए देखिए, -2 लेस देन 0 में है, इसका प्रतिबिंब क्या है? -1 भी -1 होगा,
यानी कि इसके ऊपर -3, -4, -5, -6 जितना भी है -∞ तक सबका एक ही प्रतिबिंब मिलेगा -1। ध्यान दीजिएगा, 0 का 0 और सभी धनात्मक संख्याओं के लिए ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 से लेकर के +∞ तक जितनी संख्या है सबका प्रतिबिंब एक ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक क्या प्राप्त हो रहा है। एक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 -1 -1 फिर उसके बाद क्या मिल रहा है 0 0, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है 1 1, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है 2 2, ऐसे जोड़ कर देंगे। ठीक है, इसका प्रांत हम लोग क्या लिखेंगे, प्रांत तो r है क्योंकि हम लोग r के सभी बिंदुओं को लिखे हैं, लेकिन परिसर क्या मिला है ये देख लीजिए। तो परिसर में हम लोग को केवल 3 ही चीज मिला है, कौन कौन, -1 0 और 1। इसका प्रांत होगा r और परिसर होगा ये। इसका आलेख भी हम लोग देख लेते हैं कैसा बन रहा है। ये आपका हो गया x अक्ष और y अक्ष, इस पर हम लोग बिंदु दर्शा देंगे दो -1 -2 1 2 8 और फिर इस पर -1 -2। ठीक है, चलिए दर्शाइए -2 -1, x पर -2 है, y पर -1 है, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद -1 -1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद 0 0, फिर उसके बाद 1 1, फिर उसके बाद 2 2। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो संख्या है ये -1 से लेकर के ऐसे हम लोग इसका आलेख खींच देंगे, ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 0 के लिए तो 0 है ही, और धनात्मक के लिए 2 पर 1 है, 2 पर भी 1 है, तो ये लाइन होगा। और यहाँ पर हम लोग ऐसे की लाइन खींच सकते हैं, ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, ये हमको ये प्राप्त होगा, यानी कि इसका आलेख देख रहे हैं ना कि एक ऋणात्मक संख्या के लिए बाईं की तरफ और धनात्मक संख्या के लिए दाहिनी तरफ होगा, यही इसका आलेख होगा। एक और फलन के प्रकार बचा है महत्तम पूर्णांक फलन, उसको भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोला जाता है। इसमें क्या दिया है देखिए कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है, याद रखिएगा। x एलिमेंट r द्वारा परिभाषित फलन f such that r to r x से कम, यानी कि जिसमें ये x है उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो x है वो x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग रखे हैं 1/2 को हम लोग बड़ा कोष्टक में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके हिसाब से ऐसे रखेंगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और हम लोग संख्या रेखा ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 1 2 1 2, ये 0.5 कहाँ है, तो 0 से 1 के बीच में यहाँ है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक। पूर्णांक हमको लिखना है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक है। तो हम ये तो पूर्णांक है नहीं, तो इसको इसके बराबर लिखेंगे। ये पूरा यदि पूर्णांक होता तो बराबर निकल जाता, लेकिन पूर्णांक तो है नहीं, तो इससे बड़ा नहीं लेना है। क्या दिया है, x से कम या बराबर, या तो ये पूर्णांक रहेगा तो बराबर निकाल लेंगे या इससे कम। तो 0.5 से कम हम लोग बाएं की तरफ बढ़ते हैं, तो कम क्या है 0, इसके बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, यही नहीं 0 से 1 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं हैं, और सभी संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा 0, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह 1 से 2 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उससे छोटा अंक कौन है 1, यानी कि 1 उसका प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब वही चीज यहाँ पर समझाया गया है, देखिए कि यदि -1 प्रतिबिंब मिल रहा है उस फलन का, तो वो x जो है वो -1 होगा या -1 से 0 के बीच का होगा, यानी कि -1 से 0 के बीच की सारी संख्याओं के लिए एक ही प्रतिबिंब मिलेगा -1, 0 से 1 के बीच सभी संख्याओं के लिए मिलेगा 0, और 0 के लिए भी मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरवल मिल रहा है। इस इंटरवल को हम लोग कोष्टक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 0, इधर छोटा कोष्टक होगा, इसको क्या लिखेंगे
0 1 तो 0 की तरफ बड़ा कोष्ठक होगा, इधर 1 छोटा कोष्ठक होगा। फिर उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे 2 3। हाँ, ऐसे हम लोग बहुत सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं। आगे भी ऊपर भी इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं -2 -3 -4 का। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे 0 से 1 के बीच जितनी भी संख्याएं होगी, 1 के बीच 0 और 1 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी उसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा 0, ठीक है। और 1 से 2 के बीच जितनी संख्या रहेगी उसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा 1। 2 से 3 के बीच जितनी भी संख्या रहेगी उसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा 2। यानी 2 से 3 ले रहा है तो उसमें जो छोटा होगा वही उसका सारा संख्या का प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है x से कम या बराबर। तो बराबर कब मिलेगा जब हम लोग पूर्णांक लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें 1 लेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 लेंगे 3 मिलेगा, 4 लेंगे 4 मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब संख्या बट्टा में होगा यानी कि पूर्णांक नहीं होगा, उस स्थिति की ये बात हो रही है। और इसका आलेख हम लोग कैसे खींचते हैं ये देखिए। इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, तो प्रांत में तो आप लोग सारी संख्या रखेंगे इसमें, और परिसर क्या मिलेगा आप लोग देख रहे हैं केवल पूर्णांक मिलेगा। ध्यान दे रहे हैं ना, परिसर में केवल पूर्णांक ही हमको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, -2 -3 कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए -1 0 है, तो -1 0 यहाँ पर हम लोग देखिए -1 और 0। ध्यान दीजिएगा, तो -1 जो है वो बंद है और 0 जो है वो खुला है। तो -1 से 0 की तरफ हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं 0 1, इसको भी छोड़ देते हैं 1 2। तो 1 2 के सामने यहाँ पर हम लोग एक 0 लगा देंगे और 2 के सामने 0 लगा देंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। संख्या रेखा पर निरूपण करना चाहते हैं, इंटरवल का वही काम करना है। यहाँ पर 1 की तरफ बंद है, इसको भर देंगे, 2 की तरफ खुला है तो छोड़ देंगे। फिर अगला 2 3, तो चलिए इसके ऊपर 2 के सामने 2 और 3 के सामने 3 ऐसे मिला देंगे, 2 को भर देंगे और 3 खाली रहेगा, ठीक है। उसी तरह यदि इसमें हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हमको -1 के सामने -2 यदि या इसके ऊपर -2 लेते तो हम लोगों को कैसा प्रतिबिंब मिलता, ये ध्यान रखना है। तो -1 से -2 के बीच छोटी कौन है, ये है, तो इसको हम लोग भर देंगे, इसको छोड़ देंगे। उसी तरह अगला वाला में हम लोग ऐसे करते और इसको भर देते, क्योंकि इधर छोटा बाएं होता है और इधर बाएं ही होता है, हर तरफ बाएं ही छोटा होता है। तो ऐसा आलेख हम लोग का चिन्ह कर लेगा, ठीक है। इसमें दिया है वास्तविक संख्याओं का बीजगणित। बीजगणित मतलब जोड़ घटाव गुणा और भाग, यही बीजगणित होता है। तो ये बहुत आसान चीज है, इसलिए लिख दिया है पूरा एक साथ आप लोग को लिखना है ही, इसलिए लिख दिया कि आप लोग लिख लीजिएगा, जल्दी से हम समझा देते हैं इसे। फलनों के बीजगणित में दिया गया है आपको कि माना कि x x to r पहला फंक्शन, g x to r दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन है, क्योंकि बीजगणित जब भी हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे तो कम से कम 2 हमको फलन चाहिए। कोई 2 वास्तविक फलन है जहां x उप समुच्चय है r का, यानी कि जो यहाँ प्रांत हम लोग रखे हैं x वो r ही है, यानी कि r का उप समुच्चय है तो r ही हुआ। 2 वास्तविक फलनों का, तो 2 वास्तविक फलनों का योग पहला लिया है a + g x to r होगा, यानी कि पहला फंक्शन यदि x to r है, दूसरा फंक्शन भी x to r है, तो इन दोनों का योग भी उसी प्रांत और परिसर में होगा, यानी कि x to r में ही होगा। यहाँ पर x to r हो गया। सभी x एलिमेंट ऑफ x के लिए 1 + gx का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके बराबर याद रखिएगा, लिखेंगे fx + gx, यानी कि ये x जो है इसके साथ दोनों के साथ लग जाएगा, यानी कि fx + gx। 2 फलन को हम लोग को जोड़ना है तो दोनों को जैसे कैसे हम लोग बीजगणित में जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ देंगे, यानी कि fx + gx कर देंगे। घटाव के लिए fx - gx परिभाषा तो सेम है, गुणा के लिए fx × gx, और भाग के लिए fx/gx, जहां gx ≠ 0। ये तो परिभाषा सेम है, सबका परिभाषा सेम है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग देखना जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक अदिश से गुणा, किसी फलन में यदि हम लोग किसी अंक से गुणा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए कोई वास्तविक फलन हमको यहाँ पर f दिया गया है और अल्फा एक अदिश है, तो अल्फा f जैसे कैसे हम लोग लिखते थे f - g, ठीक है। तो उसी तरह अल्फा f x to r ये भी उसी फंक्शन में होगा जिस प्रांत और परिसर में है हमारा फंक्शन, उसी प्रांत परिसर में उसका गुणनफल भी आएगा।
और उसका हम लोग सूत्र कैसे लिखेंगे, अल्फा एफ एक्स बराबर, अल्फा जो है वो अचर है बाहर आएगा, एफ के साथ एक्स लग जाएगा, यानी कि अल्फा एफ एक्स होगा, द्वारा परिभाषित होगा। ठीक है, इस पर उदाहरण हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर हमको दिया है 2x + 1 और जी एक्स बराबर हमको दिया है जी एक्स बराबर 2x - 1। तो हम लोग को जोड़ करना है, ये पहला। तो क्या लिखेंगे, f + gx बराबर क्या लिखेंगे, fx + gx। ठीक है, तो fx प्लस, इसको देखिए f + gx को हम लोग f + g भी केवल लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। f + g दिया, x को हटा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही सूत्र लगेगा। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 2x + 1 और +2x - 1। तो 2x तो हो गया हमारा 4x और -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, घटाव करते हैं तो f - gx बराबर क्या लिखेंगे, fx - gx। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा 2x + 1 और माइनस करेंगे तो ये -2x + 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 2, इसमें 2x खत्म हो जाएगा। गुणा करेंगे तो f × gx बराबर क्या मिलेगा, fx × gx = fx है हमारा 2x + 1 और gx है 2x - 1। गुणा करेंगे तो क्या होगा 4x² - 1। ठीक है, इसी तरह भाग भी होगा आपका, भाग भी आप लोग लिख सकते हैं, f/gx बराबर क्या मिलेगा, fx / gx। ठीक है, और fx है हमारा 2x + 1 और gx है 2x - 1। ठीक है, उसी तरह अधिक से गुणा भी हम लोग कर सकते हैं। देख लीजिए, ये बहुत आसान है, जो हम लोग पीछे बहुपद की पढ़े हैं, जोड़ घटाव गुणा और भागा, वही है, केवल यहाँ पर समझा दिया गया है कि जिस प्रांत और परिसर को लेकर के हम पहला फलन को लेते हैं, उसी प्रांत परिसर में यदि दूसरा फलन भी है तो उसका जोड़ घटाव गुणा और भाग भी उसी प्रांत और परिसर में ही प्राप्त होगा। इसका कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर कोई दूसरा चीज नहीं समझाया गया है, वही सेम चीज है जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक है।